जय हिंद दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सीजीपीएससी एंड सीजी व्यापम पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में 30 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं, जो कि जीव विज्ञान के महत्वपूर्ण टॉपिक प्रचलन और गति के जो टॉपिक है उसमें से 30 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं, जो कि आगामी भर्ती एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसमें हम बात करेंगे प्रचलन और गति के अंतर्गत मानव पेशी, मानव कंकाल, ये सबसे जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो सब क्वेश्चन को आपके बीच में लाया, और जो आपको डायरेक्ट क्वेश्चन है वो आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो चलिए, बिना किसी देरी के हम अपना क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। साथ में जितने भी नए दोस्त हमारे इस वीडियो को पहले बार देख रहे होंगे वो हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करिएगा, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करिएगा। और दोस्तों, आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आएगा तो जरूर एक बार कमेंट करिएगा यस सर करके, और साथ में हमारे चैनल को लाइक भी है, हमारे इस वीडियो को लाइक भी करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए, पहला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों, चेहरे में अस्थियों की संख्या कितनी है? 12 है, 30 है, 40 है या फिर 14 है? तो हमारा जो चेहरा होता है दोस्तों, मनुष्य का जो चेहरा होता है उसमें जो अस्थियां, हड्डियों की जो संख्या है वो कितना है दोस्तों? तो यहाँ पर दोस्तों आपको ऑप्शन डी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, 14 होता है दोस्तों। चलिए, अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, यहाँ पर देखिए, निम्न में से कंकाल तंत्र का कार्य कौन नहीं करता है? प्रचलन, एरिथ्रोसाइट्स का उत्पादन, खनिजों का संग्रहण या फिर शरीर ताप का उत्पादन? तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपको ऑप्शन डी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर जो शरीर का जो ताप का उत्पादन होता है वो दोस्तों वो कंकाल तंत्र का कार्य नहीं है। कंकाल तंत्र के माध्यम से दोस्तों आप प्रजनन कर सकते हैं, एरिथ्रोसाइट्स का उत्पादन है उसमें होता है, और खनिजों का संग्रहण भी आप उसमें कर सकते हैं। लेकिन जो शरीर ताप का जो उत्पादन है उसको हम कंकाल तंत्र का कार्य है वो नहीं मानते हैं, या फिर नहीं है ये, है ना। चलिए, अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, मनुष्य में कुल अस्थियों की संख्या कितनी है? 206 है, 306 है, 106 है या फिर 200 है? तो यहाँ पर जो मनुष्य है दोस्तों उसमें जो कुल अस्थियों की संख्या है वो कितना है दोस्तों? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए है वो बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर जो मनुष्य है ना, जो वयस्क मनुष्य उसमें जो कुल अस्थियों की संख्या होती है वो 206 है वो होती है दोस्तों। अगर जो बच्चे होते हैं, है ना, जो शिशु होते हैं, उनमें अगर बात किया जाए तो दोस्तों यहाँ पर 275 होता है ना। यहाँ पर हड्डियों की संख्या कितने हैं? 275 से लेकर 300 के बीच में है वो रहता है। लेकिन वयस्क व्यक्ति है उनमें जो कुल अस्थियों की संख्या है वो 206 है वो होता है। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा, बच्चों में अगर क्वेश्चन है वो पूछ देते हैं तो इसको भी आप बता सकते हैं। चलिए, अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं, दो क्रमिक उद्दीपनों में पेशियों के संकुचन पश्चात रिलैक्सेशन की प्रक्रिया का नहीं हो पाना क्या कहलाता है दोस्तों? थकान, फैटिंग कहलाता है, टिटेनस कहलाता है, टोनस कहलाता है, या फिर आपका स्पॉन्स है वो कहलाता है? तो क्या चीज कहलाता है दोस्तों? यहाँ पर फिटिंग नहीं होता है, रिलैक्सेशन की प्रक्रिया अगर नहीं हो पाता तो वो क्या कहलाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। ये क्या कहलाता है? टिटेनस है वो कहलाता है। दो क्रमिक उद्दीपनों में जो पेशियों के संकुचन के पश्चात दोस्तों जो रिलैक्सेशन की प्रक्रिया है वो नहीं हो पाता है दोस्तों, उसी को है टिटेनस है वो कहा जाता है। उसी को बोला जाता है टिटेनस पाना कहलाता है दोस्तों, है ना। इसको ध्यान में रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। नीट के एग्जाम में 2016 में इस प्रश्न को पूछा गया था। चलिए, अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। निम्न में से किस संधि को गति का अभाव होता है? कौन से संधि में दोस्तों गति का अभाव होता है? कंदुक खल्लिका संधि, रेखीय संधि, उपास्थि संधि या फिर साइनोवियल संधि? तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन है दोस्तों जो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों? तो उसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। जो साइनोवियल संधि है दोस्तों उसमें गति का क्या होता है? पूरे तरीके से अभाव है वो होता है। चलिए, अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निचले जबड़े तथा खोपड़ी के बीच की संधि कहलाती है पूर्ण संधि, हिज संधि, गोम्फोसेज या फिर ग्लाइडिंग संधि? तो क्या कहलाता है दोस्तों? यहाँ पर जो निचला जबड़ा और खोपड़ी के बीच में जो संधि होती है दोस्तों उसको किस नाम से है वो जाना जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। गोम्फोसेज के नाम से है दोस्तों यहाँ पर जो संधि है वो कहलाता है। चलिए, अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, ये सभी स्तनधारियों में एक समान लक्षण है ना। सभी स्तनधारियों में एक समान लक्षण है, तो कौन कौन से लक्षण है दोस्तों? यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर जो इसका ऑप्शन है देख सकते हैं, पहले इनमें मोल्डिंग नहीं होती है, सभी में 7 ग्रीवक
कशेरुकाएँ पाई जाती है, सभी मांसाहारी है या फिर सभी में वेंट्रल कार्ड पाया जाता है। तो एक समान जो लक्षण है दोस्तों, समान लक्षण होता है, वो कौन-सा हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पर आपका ऑप्शन 7 का है ना, बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। सभी में 7 ग्रीवा कैसे कशेरुकाएँ है वो पाया जाता है। यहाँ पर क्वेश्चन है उसको देख सकते हैं क्या चीज़ पूछा गया है। सभी स्तनधारियों में एक समान लक्षण है वो पाया जाता है। तो सभी जीवधारी पूछा गया है दोस्तों। तो उसमें कौन सा जो लक्षण है वो एक समान पाया जाता है? तो सभी में 7 ग्रीवा कशेरुकीय है वो पाई जाती है। जो वर्टिब्रेट्स है, ग्रीवा वर्टिब्रेट्स, वो है इसमें पाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है यहाँ पर 8वां नंबर का क्वेश्चन है। देखिए, निम्न में से कौन कंकाल तंत्र का कार्य नहीं है? प्रचलन, लाल रक्त कणों का निर्माण, खनिज तत्वों का संग्रहण या फिर शरीर के ताप का संग्रहण। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर ऑल इंडिया पीएमटी का एग्जाम होता 2015 में, उसमें इस प्रश्न को पूछा गया था। शरीर के ताप का नियंत्रण है दोस्तों जो कंकाल तंत्र का कार्य नहीं है। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पेशीय संकुचन के समय ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या होता है दोस्तों? एटीपी होता है, ग्लाइकोजन होता है, ग्लूकोज होता है या फिर वसा होता है दोस्तों। तो यहाँ पर जो पेशीय संकुचन होता है ना, तो उस समय जो ऊर्जा का मुख्य स्रोत होता है दोस्तों, उसको किस नाम से है वो जानते हैं और कहाँ पर होता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ग्लाइकोजन है दोस्तों, ऊर्जा का मुख्य स्रोत है वो होता है ना। तो ग्लाइकोजन है, जब इसमें ग्लाइकोजन की जब क्रिया होती है तो ऐसे 2 एटीपी है वो प्राप्त होते हैं, तो है ना, 2 एटीपी है दोस्तों वो प्राप्त होते थे। इसको भी ध्यान रखें, पूरा ग्लाइकोलाइसिस की जो ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया होती है ग्लाइकोजन में, है ना, तो उसके बाद 2 एटीपी है वो ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया में 2 एटीपी है वो पूर्ण रूप से है वो पाया जाता है। पायरुविक अम्ल है वो भी बनता है ना। लेकिन एटीपी है दोस्तों आपका कहाँ पर बनता है? माइटोकॉन्ड्रिया में है बनता है, जिसको ऊर्जा का पावर घर करते हैं। और एटीपी का जो पूरा नाम होता है दोस्तों, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट है वो कहलाता है। तो इसके नामों को भी आप ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, वृद्धावस्था में हड्डियों का जोड़ सख्त हो जाता है, इसका कारण क्या है? वृद्धावस्था जैसे आता है दोस्तों वहां पर, तो हड्डियां वो टाइट हो जाता है, मतलब सख्त हो जाता है। तो इसका कारण क्या है, किस कारण से है वो होता है? अस्थियों का कड़ा होना, पेशियों में अक्षमता का आना या फिर साइनोवियल द्रव्य की कमी होना या फिर हड्डियों का बढ़ना। तो कौन सा वाला है दोस्तों? इसका जो ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। साइनोवियल द्रव्य की कमी होने की वजह से दोस्तों जो हड्डियां होती है वो क्या हो जाती है? सख्त हो जाता है, जिसकी वजह से जो है ना, जो वृद्धावस्था आता है तो उसमें जो हड्डियां है वो कठोर होते जाए, सख्त होते जाते हैं, है ना। इसका कारण क्या रहता है? साइनोवियल द्रव्य की कमी रहता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हृदय पेशी कंकालीय पेशियों से भिन्न होते हैं क्योंकि ये होते हैं रेखीयम अनैच्छिक, अरेखीयम ऐच्छिक, अरेखीयम ऐच्छिक या फिर प्रतिगामी। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो क्या हो जाएगा? यहाँ पर देखिए, जो हृदय पेशी है ना, उसमें जो कंकालीय पेशियों से अलग होता है, भिन्न होने का तात्पर्य क्या होता है? अलग अलग होते हैं। तो ये क्योंकि ये क्यों होते हैं, किस लिए होते हैं, किस कारण से होते हैं, किस गति की वजह से होते हैं, किस क्रिया की वजह से होते हैं दोस्तों? तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन हो जाएगा कि जो कंकाली पेशियों में भिन्नता है तो उसमें रेखीय क्रिया और अनैच्छिक क्रिया है वो होती है, जिसके वजह से यहाँ पर है क्या है, पेशियां है वो अलग अलग होती है। हृदय पेशी और कंकालीय पेशियों में अंतर है वो देखने को मिलता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसके खींचने से मोच आ जाती है? अस्थि के खींचने से, उपास्थि की खींचने से, पेशी की खींचने से, फिर स्नायु के। अधिकतर सभी लोग जानते हैं दोस्तों, सबको मोच आ जाएगा, कहीं कहीं पर गिर जाते हैं, कहीं पर चटक जाते हैं, तो वहां से आपको मोच आ जाती है। कोई भी कार्य करे तो अचानक से है वो पैर है वो दुखने लगता है, मोच आ जाता है। हाँ, तो मोच आ जाता है दोस्तों किसके खींचने की वजह से होता है? अस्थि के खींचने की वजह से, या फिर उपास्थि या फिर पेशी या फिर स्नायु की वजह से, है ना। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। जैसे स्नायु है वो खिंचाया जाता है तो हमको मोच है वो आ जाता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर है बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, एक लंबी अस्थि का दंड क्या कहलाता है? एपीफाइसिस, डाईफाइसिस या फिर हाइपोफाइसिस या फिर जाइगोफाइसिस। तो यहाँ पर एक लंबी अस्थि का जो दंड है दोस्तों उसको किस नाम से है वो जाना जाता है यहाँ पर? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। डाईफाइसिस के नाम से है दोस्तों, लंबी अस्थि का जो दंड रहता है उसको डाईफाइसिस के नाम से है वो जाना जाता है और वह कहलाता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न है एक्सिस कशेरुक की पहचान किसके द्वारा होती है? यहाँ पर एक्सिस कशेरुक दंड है दोस्तों, है ना? एक्सिस कशेरुक है, उसकी जो पहचान है वो किनके द्वारा होता है? सिग्माइट नाच के द्वारा होता है या फिर डेड डेल्टाइज रिज की वजह से होता है। यहाँ पर ऑप्शन है वो इधर है ना? तो उसको भी देख सकते हैं आप, यहाँ पर है 3 ऑप्शन है, डेल्टाइज रिज की वजह से या फिर ओडोटायड के प्रवर्ध की या फिर सेंट्रम के वजह से। तो किसके वजह से होता है दोस्तों? तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर आएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ओडोटायड प्रवर्ध की वजह से। दोस्तों आपका जो एक्सिस कशेरुक की पहचान है वो किसके वजह से होता है? तो ओडोडंटाइड है, प्रवर्ध है, उनके माध्यम से हम पहचान है वो कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है चालन न्यूरॉन द्वारा पेशीय तंतु में संकुचन पाया जाता है। किसके, यहाँ पर क्या पूछा गया दोस्तों? चालन न्यूरॉन है द्वारा जो पेशीय तंतु में है जो संकुचन पाया जाता है वो क्या कहलाता है? न्यूरोपेशी संधि पर, अनुप्रस्थ नलियों में, मांस तंतुओं में या फिर सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए है वो बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। न्यूरोपेशी संधि पर है, क्या है दोस्तों, क्या होता है? जो चालक न्यूरॉन है पेशी तंतु में संकुचन है वो पाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 16वां नंबर का प्रश्न है, यहाँ पर देख सकते हैं अलग अलग है जिसको हम कूट के माध्यम से इसको बनाते हुए चलते जाना है दोस्तों। तो इसका जो आंसर होगा उसको आपको बताते हुए चलना है। यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर क्या क्या चीज़ दी है दोस्तों, इसको देख लीजिए, है ना? तो यहाँ पर देख सकते हैं जो आपका ऑप्शन है वो है काला मिलान केंद्र है और सही उत्तर का है वो चयन है वो करना है दोस्तों। तो इसको देख सकते हैं आप यहाँ पर, है ना? तो यहाँ पर देख सकते हैं कालम में दी गई है तीव्र पेशी रेशे, जो कॉलम है उसमें दिया गया है आपका तीव्र पेशी रेशे, मायोग्लोबिन, मंद पेशी रेशे, लैक्टिक अम्ल दिया गया है, एक्टिन तंत्र दिया है, तो संकोचनशील इकाई दिया है, फिर सार्कोमेडोसिस जिसमें आई बैंड है वो दिया गया। तो इसको मिलान करते हुए चलना है और इसका आंसर है आपको बताते हुए चलना है दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए जो तीव्र पेशी रेशे है दोस्तों वो कहाँ पर पाया जाता है ना? तो ये इसमें क्या पाया जाता है? तीव्र पेशी रेशे लैक्टिक अम्ल है उसमें होता है। मंद पेशी रेशे है दोस्तों वो है आपका मायोग्लोबिन है, वो हो जाता है। इसका करेक्ट हो जाए एक्टिन तंतु है दोस्तों, है ना? एक्टिन तंतु है दोस्तों वो क्या हो गया? आई बैंड है उसको बना लेता है। और शार्कोमेर है दोस्तों वो संकुचनशील इकाई है वो होता है। तो आपका ऑप्शन बी है वो दोस्तों वो बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला दूसरा प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं पसलियाँ कहाँ पर जुड़ी होती है? स्कैपुला पर, उपरोस्थी पर, क्लेविकल पर या फिर इलियक पर होता है दोस्तों। तो यहाँ पर इस जो पसलियाँ है वो कौन से स्थान पर है जो जुड़ा होता है दोस्तों? तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। उरोस्थी पर है दोस्तों, क्या होता है? आपका पसलियाँ है वो जुड़ा होता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है एटलस और अक्ष के बीच किस प्रकार की गतिशील संधि होती है? धुराग्र संधि, सैंडल संधि, कब्जा संधि या फिर विसर्पी संधि। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए है वो बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। एटलस और अक्ष के बीच है दोस्तों जो संधि होती है वो धुराग्र संधि है वो होता है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है पेशी का एटीपेज कहाँ स्थित होता है? एक्टिनी में, ट्रोपोनिन में, मायोसिन में, एक्टिन में। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो क्या हो जाएगा? जो पेशी का जो एटीपेज है दोस्तों वो किस स्थान पर है वो स्थित होता है? किस में स्थित होता है दोस्तों? तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर पेशीज का जो एटीपेज है वो एक्टिन में है वो स्थित होता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों मानवों के कशेरुक दंड में कशेरुकों का निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? ग्रीवा, कटी, वक्षीय, सैक्रमी, अनुत्रिक। ग्रीवा, वक्षीय, सैक्रमी, कटी, अनुत्रिक। और ऑप्शन सी में दिया है ग्रीवा, सैक्रमी, वक्षीय, कटी, अनुत्रिक। और ऑप्शन डी में दिया है ग्रीवा, वक्षीय, कटी, सैक्रमी और अनुत्रिक। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो क्या हो जाएगा? तो आपका ऑप्शन डी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर ग्रीवा, फिर वक्षीय, फिर कटी, सैक्रमी और अनुत्रिक है वो बिल्कुल सही है। इसका जो सही क्रम हो क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन डी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प है वो गलत है दोस्तों? कब्जा संधि ह्यूमरस और अंश मेखला के बीच में होता है। धुराग्र संधि एटलस अक्ष और
अनुकपाल अस्थि कंदों के बीच होता है, विसर्पी संधि कार्पल्स के बीच होते हैं, सैंडल संधि अंगूठे की कार्पल्स एवं मेटाकार्पल्स के बीच में है वो होते हैं। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो क्या हो जाएगा, तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपको ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। विसर्पी संधि कार्पल्स के बीच में है वो क्या होते हैं, होते हैं दिया गया तो दोस्तों, जो कि क्या है बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है, यही आपको ऑप्शन सी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है वहां पर देखते हैं, घुटक संधि और कोहनी संधि किस प्रकार की संधि के उदाहरण है, सैंडल संधि के, कंदुक खल्लिका संधि के, धुराग्र संधि के या फिर कब्जा संधि के। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो क्या हो जाएगा, घुटक संधि और कोहनी संधि किस प्रकार की संधि के उदाहरण है दोस्तों। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दोस्तों वो हो जाएगा आपको ऑप्शन डी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। कब्जा संधि के क्या है उदाहरण है दोस्तों, घुटक संधि और कोहनी संधि है, कब्ज संधि के क्या है उदाहरण है। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, महाभक्ष काणुओं और श्वेताणुओं में किस प्रकार की गति प्रदर्शित होती है, पश्चिमाभ गति, कशाभी गति, अमीबीय गति या फिर विसर्पी गति। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, जो जो महाभक्ष काणुओं और श्वेत आणुओं में किस प्रकार की गति है वो होती है ना, श्वेताणु है उसको है उसमें कौन से गति है वो होता है। तो यहाँ पर है दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर अमीबीय गति है वो दोस्तों होता है किसमें, जो श्वेताणु है उसमें, है ना। तो आपका ऑप्शन सी है बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अस्थि विकार नहीं है, संधि शोथ, अस्थि सुशिरता, रिकेट्स या फिर एथेरोस्क्लेरोसिस। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। जो एथेरोस्क्लेरोसिस है क्या है दोस्तों, वो विकार के अंतर्गत है, वो नहीं आते, किसी भी प्रकार की डिसीज नहीं है। बाकी आपका फर्स्ट सेकेंड या फिर थर्ड ये तीनों क्या है विकार के अस्थि विकार के अंतर्गत है वो आते हैं। चलिए अगला प्रश्न है यहाँ पर देख सकते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है बोला गया दोस्तों, हृदय पेशी रेखित और अनैच्छिक होती है, हाथ और पैर की अस्थियां रेखित और ऐच्छिक होती है, आहार नाल की भीतरी भित्तियों में स्थित पेशियां रेखित और ऐच्छिक होती है, फिर जनन क्षेत्र में स्थित पेशियां आरेखित और अनैच्छिक होती है। तो कौन सा कथन है दोस्तों जो बिल्कुल सही नहीं है दोस्तों, तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। हाथ और पैर की जो अस्थियां रेखित और ऐच्छिक होती है बोला गया है, ये वाला स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है दोस्तों, है ना। क्योंकि यहाँ पर जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल गलत है दोस्तों, क्योंकि ये हाथ और पैर की जो अस्थियां होती है रेखित और ऐच्छिक है वो नहीं होती है, अनैच्छिक क्रियाएं भी हाथ के द्वारा किया जाता है ना। जैसे आप लोग जानते होंगे अगर कहीं से भी आपको कोई टच करता है तो आप तुरंत झटक या फिर कांटा का जो है ना, कांटा को चुभाया जाता है, हाथ पर है तो आप फटाक से है वो हाथ को क्या करते हैं वापस खींच लेते हैं। तो ये इच्छिक क्रियाएं नहीं, अपने हिसाब से आप उठाते हैं, लेकिन ऐसी क्रियाएं भी होती है जो आपको बिना कहे वो कार्य है वो हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं यहाँ पर। तो देखिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है बोला गया दोस्तों। जो कथन सही है दोस्तों उसको आपको बताना है। ह्यूमरस अस्थि का शीर्ष अंश मेखला के एसिटाबुलम के साथ संयोजन करता है, ह्यूमरस अस्थि का शीर्ष अंश मेखला की ग्लेनाइड गुहा के साथ संयोजन करता है, या फिर आपका ह्यूमरस अस्थि का शीर्ष श्रोणि मेखला की एक गुहा के साथ एसिटाबुलम कहते हैं के साथ संयोजन करता है, या फिर डी ह्यूमरस अस्थि का सिर श्रोणि मेखला की ग्लेनाइड गुहा के साथ संयोजन करता है। तो यहाँ पर दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो क्या हो जाएगा, तो जो सही कथन है दोस्तों वो कौन सा हो जाएगा, तो आपका ऑप्शन डी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। जो ह्यूमरस अस्थि का शीर्ष भाग है दोस्तों, जो अंश मेखला के ग्लेनाइड गुहा के साथ है वो संयोजन करता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, विशिष्ट रेखांकनों सहित अनैच्छिक की पेशियां कौन सी है, आहार नाल की भित्ति में स्थित पेशियां, हृदय की पेशियां, संचरण में सहायता करने वाली पेशियां या फिर पलकों की पेशियां। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। जो हृदय की पेशियां है दोस्तों वो क्या कहते हैं, विशिष्ट रेखांकनों सहित अनैच्छिक पेशियां है वो कहलाती है, कौन सा वाला, तो हृदय की पेशियां। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, निम्नलिखित कॉलम में मिलान कीजिए और सही उत्तर उसको चुनना है। तो यहाँ पर कॉलम ए दिया गया है और कॉलम 2 दिया गया है, तो उसमें जो है दोस्तों आपको चुनना है और आपको बताते हुए चलना है। कॉलम ए और कॉलम 2 है उसमें का आपको आंसर है वो लेते हुए
चलना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर है ना जो उरुस्थि दिया गया है दोस्तों, उरुस्थि दिया है ना, उरुस्थि दिया है उसका जो किस में आ जाएगा दोस्तों, उरुस्थि है आपका आ जाएगा यहाँ पर चपटी अस्थि के रूप में है वो आ जाएगा दोस्तों। ग्लेनाइट गुहा है दोस्तों, है ना, जो ग्लेनाइट गुहा है वो आ जाएगा आपका यहाँ पर अंश मेखला है वो उसमें आ जाएगा। युक्ति रूप से गति करने वाली जो संधि होती है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए में आ जाएगा, साइनोवियल तरल में आ जाएगा। और उपास्थि युक्त है दोस्तों वो क्या हो जाएगा, ये आपका कशेरुकाएं है वो आ जाएगा। तो यहाँ पर जो इस प्रकार के जो ऑप्शन है दोस्तों वो किस में दिख रहे हैं, यहाँ पर जो कूट में है वो दिए गए हैं। तो देख सकते हैं पहले में क्या चीज आया था दोस्तों, पहला वाले ऑप्शन में आपका चतुर्थ है वो आया था दोस्तों, यहाँ पर चतुर्थ है वो आया था। उसके बाद बी वाले ऑप्शन में दोस्तों आपका कौन सा वाला आया था दोस्तों, तो बी वाले में है दोस्तों आपका तृतीय है ना, तृतीय है जो क्या था दोस्तों, यहाँ पर अंश मेखला वो आ जाएगा है ना। ग्लेनाइट गुहा कहाँ है, तो अंश मेखला के बीच में ऐसा आ जाएगा। उसके बाद आपका जो आया था दोस्तों क्या था, युक्ति रूप से गति करने वाली जो संधि है वो किनके बीच है वो होता है दोस्तों, तो वो होता है आपका पहला वाला है वो आ जाएगा। यहाँ पर पहला स्टेटमेंट है ये आ जाएगा। तो पहले स्टेटमेंट में क्या दिया गया था दोस्तों, साइनोवियल तरल के रूप में है वो जाना जाता है। और उपास्थि युक्त है दोस्तों, है ना, तो उपास्थि युक्त है वो क्या आ जाएगा, इसका सेकेंड वाला ऑप्शन है आ जाए। तो इस प्रकार के 4, 3, 1 और 2 है वो दोस्तों किस वाले ऑप्शन में दिख रहा है, तो ये है आपका ऑप्शन बी में दिख रहा है। तो ये बी वाला है बिल्कुल सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आप लोगों को कैसे लगे हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा। वीडियो पसंद आया होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। थैंक यू सो मच दोस्तों।